उस दिन को मैं याद करता हूँ कि भूख क्या होती है। और उस भूख को याद करके मैंने इन लोगों से कसम खाई है, मैंने इन लोगों को प्रॉमिस किया है कि स्वागत है आपका द लाउडस्पीकर न्यूज़ में। मैं हूं आकिल जावेद। हमारे साथ हैं इंजीनियर तनवीर शमसी, जो कि जन अधिकार पार्टी से प्रदेश सचिव भी हैं, और कोरोना फ्री जो कि बाहर मजदूर फंसे हुए हैं, जो बाहर काम करने गए थे और वहाँ पे फंस चुके हैं, तो उन लोगों को ये आर्थिक और बाकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। तो हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे और कुछ सवालात भी करेंगे। तो स्वागत है सर द लाउडस्पीकर न्यूज़ में आपका। शुक्रिया भाई साहब। तो पहले ये बताइए कि ये भारत का सबसे पिछड़े ज़िलों की सूची में शामिल कटिहार ज़िले, उस पर भी बारसोई, और यहाँ भी बहुत ही पिछड़ा इलाका है। तो इस इलाके में और आप राजनीति में आए, तो इसमें आप क्या सोच के आए? आपको क्या लगा ऐसा कि जो राजनीति में आप कूद पड़े हैं? देखिए, वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन पिछले 2008 से लगातार मैं घर पे हूँ, और घर पे रहना मेरी एक मजबूरी सी बन गई थी। यहाँ के आर्थिक हालात को देखते हुए, यहाँ के पिछड़ापन को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे अब अपनी जॉब छोड़ के घर पे ही रहना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसके लिए मैं फ्रॉम द 2008 से ही मैंने अपनी शुरुआत की है अपने करियर की। और पहले मैं इलाके में बहुत दिन तक इसको समझा कि किस तरह की राजनीति है यहाँ पे, किस तरह के लोग हैं यहाँ पे राजनीति करने वाले, इसको समझा, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पे हो, यानी जैसे कि मुझे ये भी जानकारी मिली कि आप पहले शायद कांग्रेस से जुड़े थे। जी। तो आप फिर अभी जन अधिकार पार्टी, तो इसमें क्या ऐसी बात हुई जो आप इसमें फिर आए? देखिए, कांग्रेस से मेरा पुराना ताल्लुक़ था और अब भी है, एक जुड़ाव है, क्योंकि हम जन अधिकार पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होना तय हुआ है, ऐसा मैंने सुना है। अब आगे हमारे नेता लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो उनका डिसीजन होगा। बाकी इस पार्टी में आने की एक ख़ास वजह ये थी कि 2017 में जब फ्लड आया था, अजरेल में एक ब्रिज के नीचे मिट्टी बह गई थी और 80 फीट गड्ढा हो गया था, जिसकी वजह से पूरे देश की जो गाड़ियाँ इस कॉरिडोर से चलती हैं, आसाम को जो जोड़ती है, पूरे देश की गाड़ियाँ जो जाती हैं यहाँ से, तो वो गाड़ियाँ लगभग 1.5 महीने बंद थी। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी 2017। और उस फ्लड में मैंने लेबर के वेजेज को बढ़ाने के लिए मैंने 5 घंटा काम वहाँ मैंने रोके थे और लेबर की वेजेज बढ़वाई थी मैंने, और उससे मैं प्रचलित भी हुआ पूरे इलाके में, और मेरी हौसला अफजाई भी लोग करने लगे कि नहीं, आपके जैसे लीडर्स की हमें ज़रूरत है। और फिर मैं धीरे धीरे इसको अपने आप में मैंने बूस्टअप किया, अपनी एनर्जी को मैंने वापस रिस्टोर किया कि नहीं, मुझे वाकई इलाके की खिदमत करनी चाहिए। तो जैसे कि मैं अभी सामने आपके देख रहा हूँ, यहाँ पे लैपटॉप रखा है, मोबाइल, डायरी भी कुछ रखे हुए हैं, तो इन सब अभी बैठ के क्या कर रहे हैं आप? जी, ये मेरा मामूल सा बन गया है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लॉकडाउन। मेरे पास लगातार कॉल आ रहे थे लोगों की हेल्प के लिए। लोग हेल्प मांग रहे थे वहाँ से, दूर दूर से, जैसे मुंबई से, दिल्ली से, लुधियाना से, पंजाब से, हरियाणा से, बेंगलोर से, हैदराबाद, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, या जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जहाँ सिलाई का काम होता है, जहाँ कढ़ाई का काम होता है, यहाँ के इलाके के तकरीबन लाखों मज़दूर बाहर फंसे हुए हैं। ये तो बिहार में कटिहार सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट समझा जाता है, और कटिहार में बारसोई, बलरामपुर सबसे अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है, अति पिछड़ा इलाके में गिना जाता है। और यहाँ के लाखों मजदूर बाहर रह रहे हैं अलग अलग जगहों में, और वो बहुत परेशान है, वो उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। इस लॉकडाउन में उनको कम से कम सरकार को इंश्योर करनी चाहिए थी कि जितने भी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स बाहर फंसे हुए हैं, या जॉब करने वाले बाहर फंसे हुए हैं, इनकी इंश्योरिटी उनको लेनी चाहिए थी पहले, कि इनको खाना कैसे मुहैया कराया जाए, इनको राशन कैसे मुहैया कराया जाए। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों की ढकोसला है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ टीवी में बैठे बैठे लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। तो आप किस तरह से मज़दूरों को मदद कर रहे हैं इसमें, लॉकडाउन में जो फंसे हुए हैं, आप इसमें क्या मदद कर रहे हैं? मैंने तो पहले मैंने हेल्प लेनी चाहिए कि सरकार के जो सरकारी तंत्र है जिससे हेल्प मिल सके। मैंने हर एक चीफ मिनिस्टर को, डीएम को, वहाँ के डीएम को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लेबर के मतलब जो वो है मिनिस्ट्री है, इवन रामविलास पासवान, अमित शाह के जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको भी सबको मैंने कॉपी करके मेल किया, वहाँ के कमिश्नर्स को भी मेल किया
लेकिन उन लोगों का कोई जवाब नहीं मिला जब, तब मुझे फाइनली फिर वहाँ के मैंने एमएलए और एमपी से भी मैंने कांटेक्ट किए कि लोगों की मदद करें, फला जगह लोग फंसे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100, इस तरह की संख्या में लोग फंसे हुए हैं, उनको मदद पहुँचाएँ। बस कुछ एनजीओ और कुछ जो नेक लोग इंसान हैं जो लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ हेल्प मिल रही है। वो भी मज़दूर जो है कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में आधे पेट खाना उनको मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। अगर 10 आदमी या 100 आदमी रहते हैं वहाँ पे तो एक का दुका आदमी को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। वहाँ के लोकल लोग वहाँ झपट्टा मार के लोग खाना ले लेते हैं, छीन लेते हैं, और उनको खाना नहीं मिलता है और भूखे रहने की नौबत आ गई है। लोग भूख से मर रहे हैं, बिलक रहे हैं भूख से। तो फिर मैंने फैसला किया, मैंने अपनी एक ज़मीन बेची, क्योंकि मैंने उन लोगों से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को भूखे मरने नहीं दूंगा, चाहे कोई खिलाए ना खिलाए, मैं आपको ज़रूर खाना खिलाऊंगा, मैं आपको ज़रूर राशन पहुंचाऊंगा। फिर मैंने हज़ारों लोगों की ऐसे मदद की। पहले तो राशन पहुंचवा के मैंने मदद की अपने अपने कॉन्टैक्ट से, लेकिन जब उससे नहीं हुआ, जब लोग लॉकडाउन में ज़्यादा नहीं निकलने लगे, उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़मीन बेची। मार्केट की मैंने ज़मीन बेची, जो बहुत बेशकीमती ज़मीन है, वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, उसको बेचकर मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। और लगातार कई दिन से मेरे पास फ़ोन आ रहा है और मैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और लोग तो आप मतलब अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचकर मज़दूरों को मदद कर रहे हैं? जी। इसके लिए मुझे घर वालों से बगावत भी करनी पड़ी। घर वाले मेरे बहुत नाराज़ हुए, मेरे भाई मेरे नाराज़ हुए, हालांकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, लेकिन घर में बड़ा भाई होने के नाते मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने उठाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि घर से बढ़कर मेरे इलाका है, मेरे इलाके के लोग हैं, उनसे मेरा दिली जुड़ाव है। और मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री राहत कोष में हज़ारों लाखों करोड़ रुपए जो जमा हो रहे हैं, उसका लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। ये लोग सिर्फ ये पैसे इलेक्शन में खर्च करने के लिए इसको पैसों को बटोर रहे हैं। और पीएम केयर्स फंड की बात कर रहे हैं, जो कि नया ट्रस्ट बनाया गया प्रधानमंत्री के लिए, तो आप उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ दिखा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करना टीवी में, इससे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचता है। लोगों को एक्चुअल में फ़ायदा पहुँचनी चाहिए थे। 2-4 हज़ार करोड़ की तो दूर की बात है, 2-4-5 करोड़ भी अगर निकाल देना तो लोगों को भरपेट खाना मिलेगा और कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इसमें इस लॉकडाउन में मज़दूरों की और बाकी लोगों की मदद करने के लिए आपकी पार्टी का या पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उनका मतलब क्या रुझान है, उनकी क्या मतलब क्या कदम उठाने वाले हैं वो? उनका तो रोल, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। हमारे जो पप्पू यादव है, जो इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो हर दिन, हर 24 घंटा वो सिर्फ पब्लिक के लिए जीते हैं, समझ लीजिए। वो सिर्फ 2 या 3 घंटा सोते हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता अनाउंस कर रखा है, ऐलान कर रखा है उन्होंने कि हम 50 बस अपनी तरफ से जो है देने वाले हैं। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इजाज़त दे, जबकि यूपी सरकार अभी तो समझ लीजिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि मैं अपने मज़दूरों को अपने घर बुलाऊंगा। यूपी सरकार ने पहले से बुलाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश वालों ने भी अपने मज़दूरों को या अपने स्टूडेंट्स को बाहर अपने घर बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन बिहार सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। इनको दिखाई नहीं दे रही कि हमारे मज़दूरों की क्या परेशानी है, उनको क्या टॉर्चर हो रहा है, उनका मेंटली टॉर्चर हो रहा है उनका। वो पता नहीं, वो मानसिक रोगी के शिकार हो जाएंगे। लोग एक घर में बंद होकर रहते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, बाहर निकलते पुलिस का डंडा बरसता है उनके ऊपर। ये बहुत ही मतलब असहनीय बात है। हम लोग पता नहीं यहाँ पे घर में रह के तो एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब सोचेंगे दिल से तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा दिल से कि लोगों की क्या हालत है, क्या किस तरह से लोग फ़ोन करते हैं, रोते हैं वहाँ पर भूख के मारे, परेशानी के मारे, लोग घर आने के लिए तरसते हैं। लेकिन मैं उन मज़दूरों से एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ मज़दूरों से नहीं, मैं स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूँगा, जॉब करने वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जल्दबाजी ना दिखाएं। पता नहीं आपके बस में बैठा हुआ या आपके ट्रेन में बैठा हुआ या आपके प्लेन में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति कोरोना वायरस का शिकार है, आपको नहीं पता है। अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे और ठूस कर घर आने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। अपने घर को आप कब्रिस्तान बना देंगे, शमशान घाट बना देंगे। सरकार जैसे ही हमें परमिशन देगी, पप्पू यादव ने ऑलरेडी कह रखा है, हम 50 बस देने को तैयार है और आपको घर वापस लाया जाएगा। और मैं ये कहूँगा सरकार से कि आप मज़दूरों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके आप यहाँ पर कहीं पर क्वारंटाइन सेंटर बनाएं और यहाँ पर ही उनको जो है ला के रखने की व्यवस्था करें। ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी यहाँ के जो आप क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है उनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? इन लोगों का तो पूछिए ही मत, किस तरह की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। मैं तो इन लोगों की मतलब मानसिकता से ही मुझे मतलब हैरानी हो रही है कि आखिर ये लोग किस दिन काम आएंगे लोगों के। इस त्रासदी में ये लॉकडाउन कोई त्रासदी से कम नहीं है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है हमारे देश के लिए, जिसमें सब कुछ बंद हो चुका है। ना ट्रेन चल रही है, ना बस, ना प्लेन, कुछ भी नहीं। दुकानें भी बंद हैं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। ऐसे वक्त में जब लोग भूख का शिकार हो रहे हैं तो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं उनका। अगर फ़ोन उठाते भी तो मतलब ऐसी वैसी बात करके उनको जो है फ़ोन काट देते हैं।
उनको मदद भी नहीं, मदद पहुंचाने की तो दूर की बात है। मैं सारे लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, इवन जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो सामने आए और इन मजदूरों की मदद करें डायरेक्ट। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं तो एक अदना सी चीज़ हूँ, मैं अपनी पार्टी का एक अदना सा कार्य करता हूँ। जब मैं इतना कर सकता हूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। 2-4 लाख रुपया बांट देंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर तनवीर शमसी, जो कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन को ही बेच चुके हैं। यहाँ सुधानी एरिया जो है ये एक मार्केट एरिया है और यहाँ का बहुत ही कीमत है इन ज़मीनों का। मैं आप देखने वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए और कोरोना से थोड़ा बच के रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए इतना टाइम निकाले।